श्यामू एक गरीब मजदूर था जो शहर में एक टायर फैक्ट्री में काम करता था। उसकी जिंदगी बहुत ही संघर्षपूर्ण थी, लेकिन वह अपने परिवार के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता था। श्यामू की पत्नी और छोटा बच्चा गांव में रहते थे, जहां वे खेतीबाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे। सुनो जी, आप हमें लेने आने वाले थे। क्या हुआ? इतने दिन हो गए, आप अभी तक आए क्या नहीं? अरे मैं कैसे आऊं? मेरे पास अभी पैसे ही नहीं हैं और यहाँ ठंड भी बहुत पड़ रही है। तुम एक काम करो, ठंडी ठंडी वहीं रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तब तक मेरे पास पैसे भी हो जाएंगे। बच्चे तुमसे मिलने की बहुत जिद कर रहे हैं। उन्हें तुम्हारे पास आना है और फिर मेरे पास थोड़े पैसे हैं जिनसे मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। अगर तुम कहो तो हम आ सकते हैं। देखो, तुम लोग यहाँ आ तो जाओगे, लेकिन यहाँ ठंड बहुत है। फिर इस ठंड में हम क्या करेंगे? हमें ठंड में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम एक काम करो, सर्दी सर्दी रुक जाओ। सर्दी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें खुद ही लेने आ जाऊंगा। बच्चे मान नहीं रहे हैं। वह कह रहे हैं उन्हें पापा के पास आना है और फिर उनकी सर्दियों की छुट्टी भी पड़ गई है। मेरे पास तुम्हारे दिए कुछ पैसे हैं। अगर तुम कहो तो मैं बच्चों को लेकर आ सकती हूँ। ठीक है, यदि तुम सब लोग इतनी जिद कर ही रहे हो तो तुम सब लोग यहाँ आ जाओ। घर का पता तो तुम जानते ही हो। अगर मैं घर पर ना रहूं तो तुम सीधा घर चली जाना। मैं शाम को फैक्ट्री के बाद घर आ जाऊंगा। सुलेखा ने अपने बच्चों के साथ शहर की तरफ जाने का फैसला किया। वह अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना चाहती थी और शहर में उन्हें अच्छे स्कूल और अवसर मिल सकते थे। लेकिन सुलेखा के लिए यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि वह अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सुलेखा के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली हो गई थी। सुलेखा ने सोचा कि क्यों न अपनी माँ को भी अपने साथ शहर ले आए। इससे उसकी माँ को भी एक नया जीवन मिल सकता था और सुलेखा को भी अपनी माँ की देखभाल करने में आसानी होगी। सुलेखा ने अपनी माँ से बात की और उन्हें अपने साथ शहर चलने के लिए कहा। माँ, हम शहर जा रहे हैं श्यामू के पास। तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? तुम भी हमारे साथ शहर चलो ना। नहीं, तुम चली जाओ। मैं यहाँ पर अपनी देखभाल कर लूंगी। नहीं माँ, तुम अकेले अपना देखभाल कैसे करोगी? अब तुम बूढ़ी हो गई हो। इस स्थिति में हमें अपनी देखभाल करने दो। बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरी तबीयत ज्यादातर खराब रहती है। मैं तुम्हारे और दामाद जी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए कह रही हूँ मुझे यहीं रहने दो। मैं अपनी देखभाल स्वयं ही कर लूंगी। इसीलिए तो माँ, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। हम तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम्हारे साथ समय बिताएंगे। ठीक है बेटी, अगर तुम सबको लगता है कि यह बेहतर होगा तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे बिना मैं यहाँ वास्तव में अकेली हो जाती। उसकी माँ ने पहले तो थोड़ा हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन जब सुलेखा ने उन्हें समझाया कि वह उनके साथ रहेगी और उनकी देखभाल करेगी, तो वे मान गई। अब सुलेखा अपने बच्चों और माँ के साथ शहर की तरफ निकल गई। श्यामू अपनी टायर फैक्ट्री से घर की ओर निकल रहा था। जनवरी की कड़ाके की सर्दियां पड़ रही थीं और चारों तरफ धुंध ही धुंध थी। ठंड का मौसम अपने चरम पर था और श्यामू को अपने घर तक पहुंचने के लिए
ठिठुरते हुए चलना पड़ रहा था। अरे राहुल, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जनवरी के महीने में इतनी ठंड तो पहले कभी नहीं पड़ी। ना जाने इस बार इतनी ठंड क्यों है। श्यामू, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इतनी ठंड पहले कभी नहीं पड़ी। एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देखो, हवा कितनी ठंडी है और चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठंड तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। चलो श्यामू, चलो जल्दी से घर चलो, ठंड बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ भाई, चलो जल्दी चलो, ठंड तो बहुत ज़्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर ही हमारी बर्फ बन जाए। श्यामू जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सुलेखा अपने बच्चों के साथ घर आई होती है और साथ में उसकी सासू माँ भी। श्यामू को यह देखकर बहुत खुशी होती है और वह तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों के पास जाता है। माताजी प्रणाम, आप भी आ गई हैं। वाह सुलेखा, तुमने तो यह बहुत ही बढ़िया काम किया है कि तुम मम्मी जी को भी साथ ले आई। पापा पापा, आप हमें लेने क्यों नहीं आए? हमारी सर्दियों की छुट्टी पड़ी थी और मैं माँ से कह रही थी कि मुझे पापा के पास ले चलो, लेकिन माँ कह रही थी कि पापा हमें लेने आ ही नहीं रहे हैं। आप हमें लेने क्यों नहीं आए पापा? बेटा, मेरे पास अभी पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। लेकिन देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे पास ले आई। श्यामू और उसका परिवार एक छोटे से घर में रहते थे, जहां उनके पास ओढ़ने के लिए केवल एक ही कंबल था। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी और सभी एक साथ सोने की कोशिश कर रहे थे। श्यामू की सासू माँ श्यामू, उसकी पत्नी सुलेखा और उनके बच्चे सभी एक साथ सोने की कोशिश कर रहे थे। ठंड के कारण सभी को कंबल की जरूरत थी, लेकिन कंबल केवल एक ही था। रात में श्यामू की सासू माँ और बच्चे कंबल को अपनी ओर खींचने लगे। श्यामू और सुलेखा ठंड में ठिठुरते रहे क्योंकि उनके पास कंबल नहीं था। पूरी रात कंबल के लिए लड़ाई चलती रही और श्यामू और सुलेखा ठंड में ठिठुरते रहे। श्याम और सुलेखा सुबह जल्दी उठ जाते हैं। श्याम सुलेखा से कहता है, सुलेखा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम चिंता मत करो श्यामू। सुलेखा, मुझे पता था यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है और मेरे पास एक ही कंबल है, इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं बुलाना चाहता था। कोई बात नहीं श्यामू, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम चिंता मत करो। अभी तुम आराम से अपने काम पर जाओ। श्यामू को इस बात की बहुत चिंता हो रही थी कि उसके पास एक ही कंबल है और सर्दी बहुत ज्यादा है। वह रास्ते में जाते हुए यही सोच रहा था कि वह अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले लेगा और उनसे एक नया कंबल खरीद लेगा, जिनसे उसकी और उसके परिवार की सर्दियां आराम से कट जाएंगी। इतना सोचते हुए वह अपनी टायर फैक्ट्री तक पहुंचता ही कि देखता है टायर फैक्ट्री में आग लग गई है। वह बहुत चिंतित होता है और तुरंत पास खड़े अपने मित्र के पास जाता है। अरे अरे मित्र, यह क्या हुआ? फैक्ट्री में आग कैसे लग गई? पता नहीं श्यामू, मैं भी अभी अभी आया हूँ। यहाँ देखा तो यहाँ फैक्ट्री में आग लग चुकी थी और सब जलकर बर्बाद हो चुका था। मित्र, अब क्या होगा? हमारा क्या होगा? हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई और काम भी नहीं है और मैं तो आज मालिक से कुछ पैसे उधार भी मांगने वाला था। श्यामू, क्या तुम मालिक से पैसे उधार मांगने वाले थे? मालिक ने तो अब सभी को काम से निकाल दिया है। उनके पास अब और कुछ नहीं बचा। उनका सारा किया धरा
इस फैक्ट्री में लगा दिया था उन्होंने। अब यह फैक्ट्री तो आग में स्वाहा हो गई और उनके सारे पैसे भी इसी फैक्ट्री में स्वाहा हो गए और तुम उनसे उधार मांगने जा रहे हो। उन्होंने तो नौकरी से भी सबको निकाल दिया, पैसे वो अब तुम्हें क्या ही दे पाएंगे। मित्र, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो सिर्फ एक यही व्यवसाय था। मालिक ने भी यदि हमें नौकरी से निकाल दिया तो फिर हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा? अरे श्यामू, तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे हैं जिन्हें मैंने जमा कर कर इसी समय के लिए बचा कर रखा था। उन पैसों से मैं चाय की दुकान खोलूंगा और चाय बेचूंगा। तुम अपना देख लो भाई कि तुम अब आगे क्या करने वाले हो। मैंने तो इसी समय के लिए अपने पैसों को बैंक में बचा कर रखा था। हाँ ठीक है, मैं भी कुछ सोचता हूँ, लेकिन अभी तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। अरे श्यामू, मुझे तुम चिंतित नजर आ रहे हो। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। तुम चिंता मत करो। शाम होने पर श्यामू घर वापस आ जाता है। वह बहुत उदास और चिंतित दिख रहा है। सुलेखा उसे इस हालत में देखकर समझ जाती है कि कुछ तो बात हुई है। वह उसके पास आती है और उसके चेहरे को देखती है जब बच्चे और श्यामू की माँ सोने के लिए चले जाते हैं। घर शांत हो जाता है और सभी सो जाते हैं। तब सुलेखा श्यामू के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ जी? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ। श्यामू सुलेखा को सारी घटना के बारे में बताता है। फैक्ट्री में आग लग गई है और मालिक ने सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। अब हमारे पास कोई काम नहीं है और ना ही कोई आय का साधन है। तुम चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम उन पैसों का मुझे कुछ रुई और चादर का कपड़ा लेकर आ जाओ। बाकी सब मैं देख लूंगी और तुम आराम से अपना काम ढूंढने चले जाना। ठीक है, मैं रुई और चादर लेकर आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास क्या योजना है? मैं कम्बल बनाऊंगी और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाऊंगी। इससे हमारा घर चलाने में मदद मिलेगी और तुम्हें अपना नया काम ढूंढने में भी कुछ समय मिल जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रुई और चादर लेकर आ जाऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना और बच्चों का भी ध्यान रखना। मैं काम ढूंढने जाता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे कुछ ना कुछ काम अवश्य मिल जाएगा। अगले दिन शाम को श्यामू सुलेखा के पैसों का रुई और चादर लेकर आ जाता है और उसे वो सामान देकर काम ढूंढने निकल पड़ता है। वह सारा दिन इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर जब वह घर वापस आता है तो देखता है कि सुलेखा ने रुई का एक सुंदर और गर्म कंबल बनाया है। सुलेखा, यह तो तुमने कमाल कर दिया। तुमने तो इतना अच्छा कंबल बनाया है। यह तो बहुत ही सुंदर और गर्म है। हाँ, मैंने कोशिश की है कि यह अच्छा बने। अब हमें इसे बेचकर कुछ पैसे कमाने होंगे। तभी श्यामू का मित्र श्यामू का हालचाल पूछने उसके घर आता है। वहाँ रुई का बना इतना अच्छा कंबल देखता है और कहता है, अरे श्यामू, यह कम्बल तो कितना सुंदर है। यह कम्बल तुम कहाँ से लेकर आए हो भाई? मेरे लिए भी एक मंगा दो। मित्र, यह कंबल तो मेरी पत्नी ने बनाया है। उसने इसे रुई और चादर से इतना नर्म और गर्म बनाया है। वाह भाभी जी वाह, आप इतना अच्छा कंबल बना लेती हैं। क्या आप मेरे लिए भी एक कंबल बना देंगी? मुझे आपका यह कंबल बहुत ही पसंद आया है। ठीक है मित्र, मैं और सुलेखा हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए कंबल बनाएंगे।
तुम चिंता मत करो। सुलेखा श्यामू के मित्र के लिए कंबल बनाने लग जाती है और कुछ दिनों की मेहनत के बाद कंबल बनकर तैयार हो जाता है। श्यामू का मित्र कंबल को लेकर बहुत खुश होता है और उसे लेकर चला जाता है। कुछ दिन बाद श्यामू का मित्र फिर से श्यामू के घर आता है और कहता है, अरे मित्र श्यामू, तुम्हारे लिए तो मैं बहुत ही खुशी की खबर लेकर आया हूँ। भाभी जी का बनाया यह कंबल मेरे गांव में सभी को बहुत पसंद आया है। मैं यहाँ तुम्हारे पास और कंबलों की मांग लेकर आया हूँ। जाओ जाओ, भाभी जी को जल्दी से बताओ कि उनके पास और कंबलों के ऑर्डर आ गए हैं। क्या तुम सच कह रहे हो मित्र? तुम्हारे गांव में यह कंबल इतने पसंद आए हैं? मैं सुलेखा से अभी बात करता हूँ। हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए बहुत सारे कंबल बनाएंगे। मित्र श्यामू, यह लो 50,000 रुपए एडवांस। मेरे गांव के सभी लोगों को यह कंबल इतने पसंद आए कि उन्होंने तुम्हें एडवांस देने के लिए कहा है और कहा है कि जल्द से जल्द उनके कंबल बनाकर उन्हें डिलीवर कर दिए जाएं। ठीक है मित्र, सुलेखा और मैं जल्दी से कंबल बनाने का काम शुरू कर देते हैं। आखिर तुम इतने सारे कंबलों का ऑर्डर लेकर आए हो, हमें जल्द से जल्द तुम्हारे कंबलों का ऑर्डर पूरा करना होगा। धीरे धीरे कर श्यामू और सुलेखा के पास कंबल के बहुत सारे ऑर्डर आने लगे और उन्होंने अपना ही कंबल का एक नया व्यापार शुरू कर दिया। सुलेखा की मेहनत और श्यामू की मदद से उनका व्यापार दिन ब दिन बढ़ने लगा। उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा और वे अपने परिवार के लिए एक अच्छा भविष्य बनाने में सफल हुए। श्यामू और सुलेखा की कहानी ने साबित कर दिया कि मेहनत और संघर्ष से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। हीरापुर एक छोटा सा गांव था जहां जीवन सरल और शांत था। गांव के लोगों की जरूरतें भी सरल थी और वे अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए आवश्यक चीजें खरीदने के लिए एक ही स्थान पर जाते थे, गोपाल की राशन की दुकान। नमस्ते गोपाल जी, मुझे 5 किलो चावल चाहिए। नमस्कार बिल्लू। ठीक है, 5 किलो चावल। आप कौन सा चावल पसंद करते हैं बताइए, बासमती या फिर साधारण? गोपाल जी, इतने पैसे कहाँ जो बासमती खा पाए, आप साधारण ही कर दीजिए। ठीक है, 5 किलो साधारण चावल। यह रहा आपका साधारण चावल। लेकिन गोपाल ने चावल को तोलते समय अपने तराजू में नीचे से एक चुंबक चिपका रखा था, जिससे चावल की मात्रा कम हो गई थी। ग्राहक को पता नहीं चला कि उसे कम चावल मिला है। गोपाल जी, इसके कितने रुपये हुए? बिल्लो, तुम्हारे 250 रुपए हो गए हैं। यह लीजिए गोपाल जी, आपके 250 रुपये। अरे कालू, तुम्हें पता है कि गोपाल की दुकान में कितनी समस्याएं हैं। वह हमें सही राशन नहीं देता और तराजू में भी गड़बड़ी करता है। हाँ रामू, यह तो मैंने भी कई बार देखा है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि गांव में और भी राशन की दुकानें होनी चाहिए। इससे हमें और भी विकल्प मिलेंगे और हम सिर्फ गोपाल के ऊपर ही निर्भर नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही बात है कालू। यदि और भी राशन की दुकानें होंगी तो यह दाम भी कम करेगा और जो तराजू में घोटाला करता है वह भी कम होगा। हमें इसके घोटाले के बारे में गांव वालों को बताना होगा, नहीं यह तो गांव वालों को ऐसे ही लूटता रहेगा। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो रामू। हमें गांव के लोगों से बात करनी होगी और उन्हें समझाना होगा कि राशन की और दुकानें होना कितनी जरूरी है। नहीं तो यह तो सभी जानते हैं कि यह गोपाल अपने राशन में घोटाला करता है, लेकिन
इसकी दुकान सिर्फ एक होने की वजह से इस पे कोई उंगली नहीं उठाता, क्योंकि अगर इसने भी राशन देना बंद कर दिया तो गांव वालों को नदी पार से राशन लेकर आना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। ठीक है कालू, कल हम गांव वालों से इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस बात को रखेंगे कि हमारे गांव में और भी परचून की दुकानें होनी चाहिए। गोपाल एक सेठ था जिसने अपनी दुकान को गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खोला था। वह गांव में एकमात्र राशन की दुकान चलाता था और लोग अपनी जरूरत के अनुसार अनाज, दालें और अन्य आवश्यक चीजें खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आते थे। गोपाल दुकान से बाहर आया और रामू और कालू के पास आया। उसने कहा, अरे 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 रामू और कालू, छी छी छी, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। तुम मेरी दुकान के बारे में क्या कह रहे थे? अरे अरे अरे, तुम्हें थोड़ी भी शर्म ना आई? नहीं नहीं गोपाल जी, हम लोग बस यही कह रहे थे कि गांव में और भी राशन की दुकानें होनी चाहिए। इससे हमें और भी विकल्प मिलेंगे राशन खरीदने के। अरे रामू, यह तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे कभी राशन में घोटाला करते हुए देखा है? क्या मैंने कभी किसी ग्राहक को कम राशन दिया है? यदि तुमने ऐसा नहीं देखा और मैंने कभी किसी को कम राशन नहीं दिया, तो तुम मुझ पर इस प्रकार उंगली कैसे उठा सकते हो? अरे गोपाल जी, आप गुस्सा मत होइए। हम यह अपने से नहीं कह रहे हैं। कई ग्राहकों ने आपके बारे में हमें शिकायत की है। लोग कहते हैं कि आप तराजू में गड़बड़ी करते हैं और कम सामान देते हैं। नहीं नहीं रामू, नहीं नहीं, यह सब झूठ है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। मेरी दुकान में सभी ग्राहकों को सही सामान मिलता है। मैं इस बात का प्रमाण दे सकता हूँ। अरे गोपाल जी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको हमारी बातें इतना परेशान क्यों कर रही हैं? आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो बस गांव में लोगों के लिए और विकल्प चाहिए, ताकि वह जिस दुकान से चाहे उस दुकान से राशन खरीद सकें। नहीं रामू, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों ने मेरी दुकान के बारे में गलत धारणा बना रखी है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं घोटाला करता हूँ, मेरे तराजू में कोई गड़बड़ है, तो तुम लोग मेरी दुकान की जांच कर सकते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है गोपाल जी, हम आपकी दुकान की जांच करेंगे और देखेंगे कि आप सच बोल रहे हैं या नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम लोग मेरी दुकान की जांच करो और देखो कि मैं क्या करता हूँ। रामू और कालू गोपाल की दुकान में अंदर तराजू चेक करने गए। उन्होंने तराजू को अच्छी तरह से देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। गोपाल ने चुपके से तराजू से चुंबक हटा दिया था, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं मिला। गोपाल जी, हमने आपकी दुकान और तराजू चेक कर लिया है और हमें सब कुछ सही लग रहा है। हमें माफ कीजिए। हम गांव वालों की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। अरे कोई बात नहीं रामू, अब तो तुमने भी देख लिया ना कि यह सब एक अफवाह है। मैं अपने ग्राहक को भगवान के समान समझता हूँ। मैं किसी भी ग्राहक के साथ छल नहीं करता और उन्हें सही सामान देता हूँ। अब तो तुमने भी मेरी दुकान की जांच कर ली है। ठीक है गोपाल जी, हमें लगता है हम लोगों ने आपको गलत समझा, लेकिन आप गलत नहीं हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी दुकान से सामान लेते रहेंगे। कोई बात नहीं रामू और कालू, मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने मेरी दुकान पर भरोसा किया। मैं हमेशा आपकी और इस गांव की सेवा के लिए तैयार हूँ। इस तरह गोपाल ने अपनी चतुराई से रामू और कालू को अपनी दुकान के बारे में गलत धारणा बदलने पर मजबूर कर दिया। पप्पू एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी के साथ उसी गांव में रहता था। पास कोई काम नहीं था और वह काम के लिए इधर उधर भटक रहा था। उसके पास न तो काम था और न ही पैसे। उसे राशन लेने में बहुत समस्या हो रही थी।
गांव में गोपाल सेठ की दुकान थी जहां से लोग राशन खरीदते थे, लेकिन पप्पू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह गोपाल सेठ की दुकान से राशन नहीं खरीद पा रहा था। पप्पू की पत्नी ने उसे समझाया कि शायद गोपाल सेठ से उधार राशन लिया जा सकता है, लेकिन पप्पू को नहीं पता था कि गोपाल सेठ उसकी मदद करेगा या नहीं। मेरी तो समझ में अब कुछ नहीं आ रहा है। हमारे पास अब राशन खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि हम कैसे अपना गुजारा करें। इस गांव में ना तो मुझे काम मिल रहा है और ना ही कोई अब मुझे उधार देने के लिए तैयार है। देखो, अब तुम्हें कुछ करना होगा। अब हमारे पास खाने के लिए राशन भी नहीं बचा। यदि कोई पैसे नहीं देगा और तुम्हें काम नहीं मिलेगा तो फिर हमारा जीना तो इस गांव में दुश्वार हो जाएगा। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं। मैं क्या करूँ? कोई गांव में मुझे काम देने को तैयार नहीं। मेरी समझ में नहीं आता। क्यों ना तुम गोपाल सेठ के पास जाकर कुछ सामान उधार ले आओ। गोपाल सेठ की दुकान में तो तुमने काफी समय तक काम भी किया है। हो सकता है कि वह तुम्हें उधार दे दे। तुमने सही कहा, यह एक अच्छा विचार है। मैंने उनकी दुकान पर काफी काम किया है। हो सकता है कि गोपाल सेठ ही मुझे कुछ राशन उधार दे दे। मैं उनके पास जरूर जाऊंगा और एक बार उनसे उधार मांगकर जरूर देखूंगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, एक बार उनसे उधार मांग कर तो देखो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह हमारी सहायता अवश्य करेंगे। हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और गोपाल सेठ से बात करता हूँ। पप्पू गोपाल सेठ की दुकान पर जाता है। वहां जाकर वह गोपाल सेठ से मिलता है और अपनी समस्या बताता है। पप्पू की बात सुनकर गोपाल सेठ उसे कुछ सामान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए वह पप्पू से कुछ शर्तें रखते हैं। गोपाल सेठ जी, मुझे कुछ सामान चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बाद में दे दूंगा। अरे पप्पू, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर मैं तुम्हें सामान कैसे दे सकता हूँ? तुम ही बताओ, बिना पैसे के सामान कोई कैसे ले जा सकता है? लेकिन हाँ, मैं तुम्हें सामान दे सकता हूँ अगर तुम मुझे कुछ सुरक्षा दे दो। सुरक्षा? क्या मतलब है आपका? मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। आप निश्चिंत रहें। नहीं नहीं पप्पू, नहीं नहीं, सिर्फ वादा काम नहीं आता। मुझे कुछ ठोस चाहिए। यदि तुम मुझे पैसे ना दे पाओ तो मैं उस चीज को रख लूं, कुछ ऐसा। तुम चाहो तो अपना घर गिरवी रख सकते हो, फिर मैं तुम्हें उधार दे दूंगा। मेरा घर गिरवी रखना? यह तो बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं जानता कि मैं आपको समय पर पैसे दे पाऊंगा या नहीं। अरे देखो मित्र, यह तुम्हारी समस्या है। अगर तुम सामान चाहते हो तो तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें सामान नहीं दे सकता। ठीक है गोपाल जी, मैं अपना घर गिरवी रखूंगा, लेकिन अगर मैं आपको समय पर पैसे दे दूंगा तो आप मेरा घर वापस कर देंगे। बिल्कुल मित्र, बिल्कुल। अगर तुम मुझे समय पर पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हारा घर वापस कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे पाओगे तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आप मेरे घर को गिरवी रख सकते हैं। ठीक है पप्पू, यह रहा तुम्हारा सामान। अब तुम मुझे समय पर पैसे दे देना। गोपाल सेठ ने पप्पू को राशन दिया, लेकिन उसने चुपके से अपने तराजू में चुंबक लगा दिया था। इससे पप्पू को कम राशन मिला, लेकिन उसे पता नहीं चला। पप्पू को पता नहीं था कि गोपाल सेठ ने उसके साथ धोखा किया है। घर जाकर जब वह अपने परिवार को राशन देने लगा, लेकिन जब उन्होंने राशन देखा तो उन्हें लगा कि राशन कम है। पप्पू ने सोचा कि शायद गोपाल सेठ ने उसे सही राशन दिया होगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि गोपाल सेठ ने उसके साथ धोखा किया है। गोपाल सेठ की इस चालाकी से पप्पू और उसके परिवार बिल्कुल अपरिचित थे। पप्पू की गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी।
उसे कोई काम नहीं मिल रहा था और वह गोपाल सेठ के पैसे भी नहीं दे पा रहा था। काफी समय बीत जाने पर गोपाल सेठ को कोई पैसा नहीं मिला। एक दिन गोपाल सेठ पप्पू के घर पहुंच गया। अरे पप्पू, कहाँ हो? बाहर आओ, बाहर। तुम्हारे पैसे देने का समय आ गया है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे समय पर पैसे लौटा दोगे, लेकिन तुमने अभी तक मुझे एक भी पैसा नहीं दिया है। गोपाल सेठ जी, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं आपके पैसे दे दूँ। मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर लूँगा। आप मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। अरे 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 पप्पू, तुम्हारे पास अब और समय नहीं है। अगर तुमने मुझे 2-4 दिन में पैसे नहीं दिए तो तुम्हें यह घर खाली करना पड़ेगा। तुमने अपना घर गिरवी रखा था और अब तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अरे अरे गोपाल सेठ जी, कृपया कर मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं जल्दी से पैसे का इंतजाम कर लूँगा और आपको पैसे दे दूँगा। पप्पू, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत मौके दिए हैं, अब और नहीं। अगर तुम मुझे पैसे नहीं देते हो तो तुम्हें मेरा यह घर खाली करना पड़ेगा। यह मेरी आखिरी चेतावनी समझो। अरे 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 सेठ जी, मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम कर लूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम्हारे पास 2-4 दिन का समय है। अगर तुम मुझे पैसे नहीं देते हो तो तुम्हें मेरा घर खाली करना पड़ेगा। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि यह तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा और तुम्हें यह घर खाली करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।